हेलो एवरीवन। तो अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें पता चलता है कि जैसे ही चेंजी के डैड को पता चला था कि शियांग की डेथ हो गई है, वो तुरंत ही अपने फ्रेंड लियांग के पास आए थे। उन्हें ये पता था कि लियांग ही वो इंसान था जो कि शियांग के घर पर गया था। जब चेंजी के डैड वहां से वापस आ गए थे तो इसका मतलब है कि उसका उनकी डेथ से कोई ना कोई लिंक जरूर होगा। लेकिन यहाँ पर लियांग उनको ब्लैकमेल करने लगता है और कहता है कि शियांग मर चुका है। और जहाँ तक तुम्हारी बात है, तुम्हारी उस घर से निकलते हुए मैंने फोटो और वीडियो बना ली थी और यही मैं पुलिस को दे दूंगा। सब तुम पर ही शक करेंगे, लेकिन मेरे वहां जाने या आने का कोई सबूत नहीं, तुम ही पकड़े जाओगे। अपनी फैमिली का ही ख्याल करो और शांत रहो। और मिंग टोंग वाले लोग इतने खतरनाक हैं कि अगर उन्होंने तुम्हें जेल में भेज भी दिया तो पीछे तुम्हारी फैमिली को भी नहीं छोड़ेंगे। और फिर उसके बाद चेंजी को दिखाया जाता है। वो हर टाइम पर वहाँ पर फिजिकल ट्रेनिंग लिया करती थी, लेकिन सामने जो गर्ल्स प्रैक्टिस कर रही होती थी ताइक्वांडो की, वो उनको कीनली ऑब्जर्व करती रहती थी, उनकी हर एक मूव को, जो भी कोच उनको गलतियां सिखा रही होती हैं। जबकि उधर आंटी चिंग की एक कोलीग उनकी हेल्प करती है और उनसे कहती है कि आंखें बंद करो, अगर तुम्हें यहाँ पर लिन की तस्वीर नजर आए और उसके साथ तुम अपनी आगे की लाइफ इमेजिन कर सको तो बस वही तुम्हारे लिए मिस्टर राइट होगा। जबकि उधर चियानी एक दफा चेंजी के पास आती है और बार बार उसे प्रोवोक करने की कोशिश करती है कि तुम मेरे से फाइट क्यों नहीं करती, एक दफा मुकाबला तो करके देखो ताकि तुम्हारी औकात तुम्हें पता चले कि तुम कितनी पीछे रह गई हो। चेंजी उसे इग्नोर करती है तो वो जानबूझकर उस पर हमला करने लगती है। इतने में कुछ और गर्ल्स आकर उनको छुड़ाती हैं और उसके बाद कोच भी उनको काफी डांटती है। जबकि आंटी चिंग आज ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए लिन के साथ गई थी। यहाँ पर वो दोनों काफी देर तक बातें करते हैं और उसके बाद चिंग को घर ड्रॉप करते हुए लिन कहने लगता है कि शिनयान को आप बहुत पसंद है। वो कहती है मुझे भी शिनयान बहुत पसंद है। तो वो आगे से पूछता है और शिनयान के डैड के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो ये सुनते ही आंटी चिंग शर्मा जाती है और वहां से अंदर चली जाती हैं। जबकि उधर फैंग के पास आज एक आदमी आता है जो कि अटॉर्नी था। उस दिन रिपोर्टर लियांग ने आकर जो बातें की थी वो मिंग टोंग के सीईओ के साथ नहीं बल्कि उनके एक लॉयर के साथ की थी, और वो जो भी बातें थी उसने भी चोरी चोरी सुन ली थी। उनको ये पता चल चुका था कि इतने सालों पुराना उनका करप्शन का केस रिपोर्टर लिन खोलने वाला है, और वो यही प्लानिंग करने लगते हैं कि लिन को अब हमें खामोश कराना पड़ेगा। अब फैंग को भी समझ आ गई थी कि मिंग टोंग के लोग कितने खतरनाक हैं और अब लिन की जान भी खतरे में बढ़ चुकी है। और उसके बाद आज चेंजी देखती है चियानी एक जगह जा रही थी तो कुछ लोग उससे पैसे मांग रहे थे। एक्चुअली चियानी की फैमिली पर बहुत ज्यादा कर्जा था और वही कर्जा वो पे करते करते थक चुकी थी, लेकिन फिर भी पूरा नहीं होता था। चेंजी उनको भगाती है और चियानी को कहती है कि तुम किसी से मदद क्यों नहीं मांगती ताकि तुम अपनी प्रैक्टिस पर फोकस कर सको और इन टेंशन से बाहर निकलो। लेकिन चियानी उससे कहने लगती है कि मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए और तुम जितना भी अच्छा बनने की कोशिश करो, लेकिन फिर भी तुम्हें मैं चोंग ताइक्वांडो क्लब में एक्सेप्ट नहीं करने वाली। उधर लिन आज अपने डैड के पास बैठता है और उनको बताता है जो भी फीलिंग्स थी फैंग की। वो कहता है कि पता है फैंग आपकी बेटी चेंजी से इतना प्यार करता है कि वो कभी भी चेंजी को ये सब बताना ही नहीं चाहता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी नजर में उसके डैड की वैल्यू थोड़ी सी भी कम हो। और जितना कुछ फैंग ने चेंजी के लिए किया है, जब वो लिन के मुंह से वो सारी बातें सुनते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। उनको लगता है कि अब चेंजी की लाइफ में कोई ऐसा आ चुका है जो उसे सच में एडोर करता है। और लिन उनसे वादा भी करता है कि मैं अपनी सुरक्षा करूंगा, आप मुझ पर डिपेंड कर सकते हैं। अगर आपको कोई पछतावा है तो उसमें मत जिए, कोई स्टैंड लेना चाहते हैं तो ले लें, मैं आपके पीछे खड़ा हूँ। उधर चेंजी का आज मूड काफी खराब था क्योंकि इतना अरसा हो गया था लेकिन अभी तक वो सिर्फ एक्सरसाइज ही किए जा रही थी। यहाँ पर फैंग उसे खुश करने के लिए दिखाता है कि उसने उसके लिए एक की चेन बनाई थी, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ज्वेलरीज तो पहनती नहीं थी, तो यही की चेन जो उसने अपने हाथों से बनाई थी उस पर बिल्कुल चेंजी जैसा फेस बना हुआ था। और चेंजी ये देखकर काफी खुश हो जाती है। अब उसके बाद जब वो अपने फिजिकल ट्रेनर के पास जाती है अपना चेकअप कराने के लिए, तो वो उसे बताता है कि तुम अपनी मम्मी के बारे में नेगेटिव मत सोचो, और उसे बहुत सारे प्रूफ भी दिखाता है। एक्चुअली उसकी मम्मी और ट्रेनर दोनों उसके सर्जन के साथ कांटेक्ट में थे और उसके सर्जन ने ही एडवाइस किया था कि इसे काफी अरसे तक अपनी मस्कुलर स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा, इसीलिए इसकी फिजिकल ट्रेनिंग ज्यादा से ज्यादा कराई जाए, वरना जब ये फाइट करने उतरेगी हो सकता है उसे कोई दोबारा से चोट लग जाए और अब की दफा ये इंजरी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और इसीलिए तुम्हारी मम्मी जानबूझ के कर रही हैं, लेकिन वो कभी बताती नहीं, असल में वो तुम्हारी बहुत केयर करती हैं। और तो और वो ट्रेनर के साथ कॉन्टिन्यूसली इन कांटेक्ट रहती थी और हर डे की उसकी सारी रिपोर्ट लेती रहती थी। और यहाँ पर वो ट्रेनर उसे ये भी बताता है कि पता है तुम्हारी मम्मी ने कहा था कि मेरी चेंजी के अंदर जो टैलेंट है वो है जो मुझ में भी नहीं था। मैंने अब तक ताइक्वांडो की सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट अपनी चेंजी ही देखी है। अगर उसकी फिजिकल ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो मुझे पूरा विश्वास है
ताइक्वांडो की प्रैक्टिस में वो सबको पछाड़ देगी। आज चेंजी को समझ आता है कि उसकी मम्मी बोलती कुछ नहीं थी, लेकिन एक्चुअली उनकी हर चीज के पीछे कोई ना कोई लॉजिक था। और उन्होंने फैंग के पैसे को देखकर उसे एडमिशन नहीं दिया था, बल्कि इस वजह से दिया था क्योंकि अगर वो किसी और कोच के पास गई तो शायद वो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ पर इतना काम ना कर सके और वो दोबारा से अपना नी इंजर करा बैठे। वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे इस सूरत में। उधर चेंजी के डैड आज लियांग के पास जाते हैं और उससे बातें करने लगते हैं। लियांग कहता है कि हाँ, ये लाइटर मेरा ही है, लेकिन फिर भी तुम कुछ भी साबित नहीं कर सकते हो। और इसी के साथ ही हमें फ्लैशबैक में ले जाते हैं। एक्चुअली शियांग से मिलने के लिए उस दिन लियांग आया था, जो कि उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है और उसके बाद उसका कंप्यूटर फॉर्मेट कर देता है। ये सारा कुछ जब शियांग देखता है तो वो ड्रंक था और इस हालत में वो लियांग से लड़ाई करने लगता है और उन दोनों की लड़ाई के बीच शियांग का पैर आता है एक शराब की बोतल पर और उसके बाद वो गिर जाता है और अपने एक्वेरियम से टकराकर उसकी इतनी ब्लीडिंग हुई थी कि उसकी डेथ हो गई थी। लेकिन लियांग ने तो जैसे मुड़कर ही नहीं देखा था, वो बस खामोशी से वहां से भाग गया था क्योंकि उसका काम तो पूरा हो चुका था। और आज भी लियांग चेंजी के डैड को दोबारा से ब्लैकमेल करता है कि सबूत मेरे खिलाफ नहीं लेकिन तुम्हारे खिलाफ जरूर मिल जाएगा और अपने बेटे लिन को भी संभाल कर रखो। अब वो चला जाता है और उसके बाद हमें पता चलता है कि एक्चुअली चेंजी के डैड ने ये सारा कुछ रिकॉर्ड कर लिया था और ये सबूत अब लियांग के खिलाफ काफी पक्का उनको मिल चुका था। फैंग ये सुनता है तो उसे समझ आ जाती है कि चेंजी के डैड वाकई इनोसेंट थे और असल कसूरवार लियांग ही था। मिंगटोंग कंपनी बहुत बड़ी थी और वहाँ पर डायरेक्टर की पोस्ट के लिए आजकल इलेक्शन होने वाले थे। वहाँ पर 4 फैमिलीज थी जो कि आपस में कम्पीट कर रही थी और जो कंस्ट्रक्शन में फैमिली थी उसी ने ही उस टाइम पर रिकॉर्ड्स में गड़बड़ की थी। तो यहाँ पर फैंग आज मैनेजर यू से कहता है कि देखो, इतनी बड़ी वेल है, उसको पकड़ने के लिए मेरे जैसे श्रिम्प्स तो किसी काम नहीं आएंगे, इसलिए हम एक और वेल को हायर करेंगे। एक्चुअली वो सारे सबूत जाकर उनके ओपोनेंट को दे देता है और वही ओपोनेंट ये सारा कुछ मीडिया पर ले आता है और दूसरी फैमिली को इलेक्शन हरवा कर खुद उस टाइम पर वहाँ का चेयरमैन बन जाता है। ये सारा कुछ जब लिन देखता है तो उसे काफी गुस्सा आता है कि तुमने मेरी एक्सक्लूसिव स्टोरी किसी और को जाकर दे दी। ये सारे सबूत मैंने मीडिया पर लेकर आने थे। लेकिन आगे से फैंग कहता है कि शुक्र करो तुम्हारी जिंदगी बच गई है। पता है वो कितने खतरनाक लोग हैं, उनसे हम जैसे लोग टक्कर नहीं ले सकते थे, इसलिए मैंने अच्छा किया ना, उनके बराबर की वेल को उनके सामने टकरा दिया। देखो, तुम भी सेफ हो, तुम्हारे डैड भी सेफ है। अब उसी टाइम पर उस बार में लियांग भी खड़ा हुआ था जो कि ड्रंक था। वो ये सारा कुछ सुनकर काफी गुस्सा करता है क्योंकि उसने मिंगटोंग कंपनी के कंस्ट्रक्शन ब्रांच के सीईओ से वादा किया था कि लिन के वाले सारे सबूत इकट्ठे जो उसने किए हैं वो उनको ला कर देगा और उसके बदले उसे 5 लाख मिलेंगे। वो गुस्सा करता है कि मेरा सारा पैसा डूब गया और फिर उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। लिन फैंग से पूछता है कि तुम्हें इससे बदला नहीं चाहिए, लेकिन वो कहता है सिर्फ एक लाइटर, ये कोई सबूत नहीं, वो भी 20 साल पुराना, और इसके अलावा मैं अपने फ्यूचर फादर इन लॉ को भी किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहता। मेरे ख्याल से ऊपर वाला इससे खुद ही बदला ले लेगा। और उसी टाइम पर कुछ ऐसा होता है कि लियांग बाहर ड्रंक होकर गिरता है और सिर पर चोट लगने की वजह से उसकी भी डेथ हो जाती है। और उसके बाद चेंजी के डैड और फैंग मिस्टर शियांग की ग्रेव पर जाते हैं। यहाँ पर चेंजी के डैड कहते हैं कि काश बचपन में मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकता, लेकिन मैं डर कर कबूतर की तरह आंखें बंद करके साइड पर बैठा रहा। लेकिन आगे से फैंग कहता है कि मुझे आपसे कोई गिला नहीं है, अगर मेरा बचपन मुश्किल ना गुजरा होता तो आज मैं फैंग ना होता इतना सक्सेसफुल बिजनेसमैन। उधर चियानी को भी पता चलता है कि उसकी फैमिली पर जो भी डेब्ट थे वो सारे के सारे चेंजी ने पे कर दिए हैं। चेंजी ने अपनी सर्जरी के लिए जो सेविंग्स रखी हुई थी उसकी तो जरूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि उसकी स्पॉन्सर कंपनी फैंग ने सारा कुछ पे किया था। यहाँ पर चेंजी से चियानी जाकर लड़ने लगती है और उससे कहती है कि तुम मुझ पर ज्यादा एहसान ना जताओ, मैं तुम्हारी हकीकत अच्छे से जानती हूँ। तुम हमेशा से मुझे छोटा समझती थी और जिस नजर से तुम मुझे देखती थी तुम यही सोचती थी कि तुम मुझसे ताइक्वांडो में हमेशा आगे हो। लेकिन चेंजी का कहना था मैंने तुम्हारे लिए कभी ऐसा नहीं सोचा, तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। और उसी टाइम पर उन दोनों की ये बातें बाहर खड़े हुए उन दोनों के बॉयफ्रेंड्स भी सुन रहे थे। यहाँ पर कोच आकर उनको डांटती है और उसके बाद सजा के तौर पर उनको स्क्वाट पोजीशन 1 घंटे के लिए खड़ा रहने को कहती हैं। यहाँ पर खड़े खड़े वो दोनों फ्रेंड्स अपनी बहुत सारी बातें एक दूसरे से क्लियर कर लेती हैं। चियानी को चेंजी इस तरह की सारी बातें बताती है कि मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड की नजर से देखा था, अगर मेरे मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल गए थे जिसकी वजह से तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। और जहाँ तक मेरी मम्मी की बात है वो यही कहती थी कि तुम लास्ट टाइम ओलंपिक्स में इसलिए नहीं जा सकती थी क्योंकि हमारे ताइक्वांडो क्लब के पास रिसोर्सेज बहुत कम थे और तुम्हारी हमेशा उन्होंने तारीफ की है, तुम मेरे से ज्यादा टैलेंटेड हो। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि मैं 3 साल की थी जब से मैंने ताइक्वांडो शुरू किया, लेकिन तुमने बड़े होकर, इसीलिए हमारे बीच थोड़ा सा डिफरेंस था।
अब चियानी भी उससे कहती है कि मैंने उस दिन तुम्हें सीढ़ियों पर नहीं चढ़वाया था, वो जो कुछ भी किया था वो टिंग वे ने कराया था। और इस तरह से उन दोनों की काफी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो जाती हैं। लेकिन चैंजी कहती है कि ये जान लो, कंपटीशन में मैं तुमसे आगे ही रहूंगी, क्योंकि मैं सेकंड आना या हारना अफोर्ड नहीं कर सकती। और उस टाइम पर उन दोनों के बॉयफ्रेंड्स उनकी ये बातें चोरी चोरी सुन रहे थे। यहाँ पर टिंग वे भी थोड़ा शर्मिंदा दिखाई देता है, क्योंकि उसने चैंजी के साथ बुरा सलूक किया था। लेकिन फैंग खुश था, क्योंकि अगर टिंग वे उसकी लाइफ से ना निकलता तो फैंग के आने की जगह कैसे बनती। अब फाइनली नेक्स्ट डे चैंजी को अपनी कोच की तरफ से परमिशन मिल जाती है कि वो ताइक्वांडो का यूनिफॉर्म पहन सकती है। और आज वो पहली दफा दोबारा से रिंग में एंटर होगी, एक कंपटीशन करेगी। आज चियानी ने पहली दफा फील किया था कि जैसे कोच उसके और चैंजी के बीच फर्क नहीं कर रही थी। वो चैंजी को इस वजह से कोई खास प्लेस नहीं देती थी कि वो उनकी अपनी बेटी है, बल्कि वो उन दोनों से बराबर का ट्रीट करती थी। और यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। लास्ट पार्ट देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।